गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन क्लास किया था, जिसमें मैंने आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, इन सबों के बारे में बात किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एमिनो एसिड्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये देख रहे हो ना, एमिनो एंड एसिड, द टर्म सजेस्ट कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपका एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो नॉर्मली हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? जैसे ये कार्बन है, तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे एक आपका एमिनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रेजेंस ऑन द सेम मॉलिक्यूल, इसके वजह से क्या बोलते हैं हम लोग? एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये आर ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आर ग्रुप, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एमिनो एसिड्स कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो एक एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक होता है नॉन प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीनेशियस, ठीक है, तो एक प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड होता है और एक जो होता है नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्रोटीन। वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स है? और नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, तो अभी तक के जो डिस्कवर्ड अमीनो एसिड्स है ना, उसमें हम लोगों को 900 प्लस, ठीक है, मोर देन 900 अमीनो एसिड्स और नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। तो आप जैसे देख सकते हो ना कि अगर आपने आर ग्रुप चेंज किया, ठीक है, तो आप कितने भी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बना सकते हो या कितने भी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट बाय चेंजिंग द आर ग्रुप। लेकिन जो नेचर में प्रेजेंट है उसमें से प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड 20 प्रेजेंट है और नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड जो है 900 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स भी क्या बॉडी में प्रेजेंट होते नहीं होते? नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स है, जैसे आप ऑर्निथिन नाम सुना होगा, ऑर्निथिन या सिट्रुलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ठीक है, तो ये जो ऑर्निथिन और सिट्रुलिन है ना, दे आर पार्ट ऑफ यूरिया साइकिल एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स के। तो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड जो है ना, नॉर्मली देखिए उसके टाइप्स बताने से पहले, ठीक है, ये आपका अमीनो एसिड है। तो व्हाट इज द विच वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है? ठीक है, अगर आप देखो इस आर ग्रुप के जगह पे ना आप इसको रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ठीक है, तो ये जो है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अमीनो एसिड? दिस इज ग्लाइसिन। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है ना, ये है ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस अमीनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर को देखो तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जहां पे आपके दो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इन अमीनो एसिड, ठीक है, कोई भी दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं इस कार्बन के अराउंड। ठीक है,
तो ये जो कार्बन है ना, इसमें जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2, यहाँ COOH और यहाँ पे R, ठीक है। इस तरीके के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। और इसी वजह से एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, बिकॉज दिस इज कायरल कार्बन। जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो कायरल कार्बन के अराउंड चारों ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, इसको जो है ना, ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब आप लोग आइसोमेरिज्म और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग जो है ना, ये टर्म के बारे में या तो आप लोग पहले सुने होंगे, एक स्मॉल डी स्मॉल एल, ठीक है, और एक आपका कैपिटल डी कैपिटल एल। आप लोगों को इसका बीच का डिफरेंस पता है? देखिए, ये जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ना, दे आर बेसिकली डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और एंड लिवो-रोटेटरी। और ये जो डी एंड एल है, ठीक है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ठीक है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो, ये जो है ना, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। इस कार्बन के अराउंड आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस कार्बन के अराउंड आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, और इसको जो है ना हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है, बाय द CIP रूल। बाय द CIP रूल, व्हाट इज द CIP रूल? दिस इज कैन इन गोल्ड एंड प्रिलॉग रूल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो हम लोग मोर डिटेल्स में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस कार्बन के अराउंड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला एटम है अटैच है, जैसे ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इज द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एटम, ठीक है, अराउंड दिस कार्बन। तो इसका जो नंबरिंग होगा वो 1 होगा, द प्रायोरिटी ऑर्डर वुड बी 1। यहाँ पे जो है ना, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, इस वजह से ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, और कार्बन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 3 है, और इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4 इस तरीके से दे सकते हैं। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, देखो, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। और इस बेसिस पे, ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एमिनो एसिड का या किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, नेमिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी एंड एल। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए, जो एमिनो एसिड है ना, इस एमिनो एसिड में इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1, ठीक है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 2। आर कैन बी एनीथिंग, बट मोस्टली इट इज द एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 3 एंड इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 4, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर एमिनो ग्रुप है, ठीक है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसी वजह से हम लोग एमिनो एसिड जब भी लिखते हैं, तो नॉर्मली जो एमिनो ग्रुप है ना, उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये जो है, ये आपका एल एमिनो एसिड है, ठीक है। सो दिस इज योर एल एमिनो एसिड, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये जो कार्बन है ना, ठीक है, अगर आप फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देखो, तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन एमिनो ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, ये जो है, ये आपका अल्फा कार्बन है। अगर आप इसको भी प्रायोरिटी ऑर्डर लोगे, ठीक है, तो दिस इज अल्फा कार्बन, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। तो इस तरीके के एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है, एल अल्फा एमिनो एसिड्स। इसके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं एल अल्फा एमिनो एसिड्स के बारे में? क्योंकि आपके प्रोटीन में जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एल अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे एल अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं।
और ऐसा क्यों होता है? एल अल्फा एमिनो एसिड्स ही प्रोटीन में क्यों होते हैं? ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में, प्रोटीन सिंथेसिस भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो जब प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में आपके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये जो एंजाइम है ना एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये क्या करता है? एमिनो एसिड्स को टीआरएनए के साथ में ज्वाइन करता है, उसको चार्ज करते हैं। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे आप चार्ज टीआरएनए और अनचार्ज टीआरएनए के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, बेसिकली इट ट्रांसफर द एमिनो एसिड टू द ट्रांसफर आरएनए टू चार्ज इट। ठीक है, और वो जो चार्ज टीआरएनए होते हैं, दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस टू मेक द एंटायर चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, जो एमिनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड को ही रिकॉग्नाइज करता है, दूसरे एमिनो एसिड को, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक एज यू नो। ठीक है, तो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है वो सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड को ही रिकॉग्नाइज करता है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? ठीक है, अगर मान लो नेचर ने एल अल्फा एमिनो एसिड को ही सेलेक्ट किया है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो व्हाट इज द एडवांटेज? क्या एडवांटेज हो सकता है? ठीक है, चलिए बात करें। तो देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ना, ये आपका पेप्टाइड चेन है। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एंड है। ठीक है, ये आपका पेप्टाइड चेन है। तो आपको पता है कि ये जो है ना, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी इसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर द एमिनो एसिड वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, हाउ इट फोल्ड्स, व्हाट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और उसके बाद एंजाइम्स के बारे में विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, ये आपका एक प्रोटीन चेन है जिसमें एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका फोल्ड होकर के एक 3 डायमेंशनल टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है, बिकॉज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ये टर्सरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे जो एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, अगर वो रैंडम हो, एल एमिनो एसिड, डी एमिनो एसिड, और कोई भी कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके एल एमिनो एसिड जा रहे हैं, यहाँ पे डी एमिनो एसिड आ गया। ठीक है, बाय द रैंडम चांस। तो अगर ये डी एमिनो एसिड यहाँ पे इंटर कर जाए, तो ये जो प्रोटीन फोल्डिंग का पैटर्न है ना, दैट विल बी चेंज। और अगर प्रोटीन फोल्डिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन अब फंक्शनल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं हुआ, तो फिर आपके एवरी टाइम वट एवर प्रोटीन यू विल मेक, ठीक है, दैट विल बी नॉन फंक्शनल। क्यों नॉन फंक्शनल हो जाएगा? क्योंकि ये तो रैंडम चांस है ना, कहीं पे भी डी आ सकता है, कहीं पे भी एल आ सकता है, तो प्रोटीन फोल्डिंग विल बी ऑलवेज डिफरेंट। लेकिन जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो उसके फोल्डिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर फोल्डिंग ही सही से नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा। अब देखो, प्रोटीन सिंथेसिस में कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहले आपका जो डीएनए है वो आरएनए में बनता है, आरएनए जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और एवरी स्टेप इज अ ह्यूज एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस वजह से नेचर ने यह सेलेक्ट किया है कि वो सिर्फ एल अल्फा एमिनो एसिड जो है उसी को अलाउ करता है इस प्रोटीन चेन में। ठीक है, दूसरे एमिनो एसिड्स को नहीं करता। चलो, अब हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड वन बाय वन। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमिनो एसिड एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाए, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन। ठीक है, दे कम्स अंडर वन कैटेगरी, दैट इज नॉन पोलर एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, और एलिफेटिक एमिनो एसिड्स है। बेसिकली दे आर द सिंपल कार्बन चेन्स। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन है, इसमें आर के जगह पे क्या है? हाइड्रोजन है। एलेनिन है, इसमें आर के जगह पे क्या है? CH3 है। ठीक है, वेलिन है, इसमें आर के जगह पे क्या है? ये आपका आइसोप्रोपेन है। ठीक है, आइसोप्रोपेन है। और यहाँ पे क्या है? ठीक है, देयर इज एडिशनल CH2 ग्रुप। ठीक है, ब्यूटेन है। ठीक है, यहाँ पे आइसोल्यूसिन की जगह पे क्या है? देखिए, ये जो ल्यूसिन है ना, इसी का आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, आइसोल्यूसिन। और ये जो है ये प्रोलिन स्ट्रक्चर है। बस क्या है कि कार्बन चेन CH2 जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोल रिंग बोलते हैं। तो अगर प्रोलिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है, और अदर्स आर
एलिफेटिक एमिनो एसिड, ठीक है, नॉन पोलर। दे आर नॉन पोलर मतलब क्या है, इन एमिनो एसिड्स को हम लोग हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट, जब जब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, प्रोटीन स्ट्रक्चर के इंटरनल साइड, ठीक है, ये एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड दे वांट टू अवॉइड द वाटर, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो प्रोटीन होता है वो एक्वस इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, एंड दे ट्राई टू अवॉइड द वाटर, so that's why they are present inside the protein, like if this is a protein they will be present inside the protein, ठीक है। so these are basically आपका, अच्छा इसका जो है ना ग्लाइसिन है, ठीक है, इसका हम लोग ट्रिपल लेटर कोड जो है GLY यूज करते हैं, ठीक है, और सिंगल लेटर कोड जो है वो G यूज करते हैं। ये एलेनिन है, ठीक है, इसका जो ट्रिपल लेटर कोड है वो ALA यूज करते हैं, और इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो एलेनिन का A यूज करते हैं। ये जो वेलिन है, वेलिन का ट्रिपल लेटर कोड जो है वो VAL, ठीक है, और इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो V है। उसी तरीके से जो ल्यूसिन है, ठीक है, ल्यूसिन का जो ट्रिपल लेटर कोड है, फर्स्ट ट्रिपल लेटर कोड ल्यू, ठीक है, और इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो L है। आइसोल्यूसिन जो है, इसका हम लोग क्या करते हैं ILE, ठीक है, आइसो का I और L ल्यूसिन का ली, आई ली, दिस इज योर ट्रिपल लेटर कोड, और सिंगल लेटर कोड जो है वो आपका I है। उसी तरीके से प्रोलिन जो है, प्रोलिन का प्रो, और इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो P है। तो देखो ये जो है ना, एक फर्स्ट ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स है, इसी वजह से इसका जो भी सिंगल लेटर कोड है, ठीक है, दे आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द एमिनो एसिड, ठीक है, जैसे ग्लाइसिन का G, एलेनिन का A, वेलिन का V, ल्यूसिन का L, ठीक है, आइसोल्यूसिन का I और प्रोलिन का P, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी का बात करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स का बात करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली आपके सेरीन और थ्रियोनिन होते हैं, ठीक है। सेरीन का स्ट्रक्चर जो है, आप अगर स्ट्रक्चर याद ना भी करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन सेरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। सेरीन और थ्रियोनिन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर देखो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज भी जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, एन लिंक्ड, और एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो ये ग्लाइकोसाइलेशन नॉर्मली होता कहाँ पे है सेल में, ये होता है गोल्जी में, ठीक है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मली जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं ना, दो जगह पे होते हैं, या तो साइटोसॉल में होता है या फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो ल्यूमेन के थ्रू से वहां पे चैपरॉन्स होते हैं जो उनको प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करता है। प्रोटीन फोल्डिंग के बाद जो है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, उसमें फॉस्फोराइलेशन होते हैं। तो वो जो ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं, वो इन दो एमिनो एसिड्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये है ना, ये क्योंकि आपको पता है जैसे कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज होते हैं ना, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में इन डिटेल्स, ठीक है। तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, उसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो इसके साथ में रिएक्ट करके क्वार्टर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है कि वो जो चेन है कार्बोहाइड्रेट का वो इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये रोल प्ले करते हैं इन द ग्लाइकोसाइलेशन, सेरीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। और ये क्या रोल प्ले करते हैं, इसमें ये फॉस्फोराइलेशन भी करते हैं, ठीक है। ये जो सेरीन और थ्रियोनिन है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसका H जो है फॉस्फेट के साथ मिलकर H3PO4 दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप, उसके भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ये मिल करके यहाँ पे फॉस्फेट के साथ अटैच हो सकते हैं। और तो ये जो दोनों प्रोसेस है ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो सेरीन एंड थ्रियोनिन टेक्स पार्ट इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसाइलेशन जो प्रोसेस है ना, प्रोटीन नॉर्मली क्या होता है, सॉल्युबलाइज होता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन जो सॉल्युबलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे आपके एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज में क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है उसमें, और वो जो है वो एंटीबॉडी को सॉल्युबलाइज करता है ताकि वो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सके, ठीक है।
तो इस तरीके से ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का क्या रोल है, फॉस्फोराइलेशन जो है ना वो सिग्नलिंग मैकेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू recognize the signal. So phosphorylation process is a post translational modification which recognize the signal. ठीक है, different process में by the kinases, बहुत सारे kinases होते हैं, ठीक है, जो कि इन सेरिन और थ्रियोनिन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, that plays a very important role in cell signaling process. ठीक है, we will come फॉर द डिटेल्स लेटर, ठीक है, क्योंकि एवरी चैप्टर विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस, जहाँ पे हम लोग ये सब के बारे में डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये जो है ये आपका ग्लाइकोसाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ग्लाइकोसाइलेशन फॉस्फोराइलेशन जो है ना सेलुलर एक्टिविटीज के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है, कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉर्मली दो होते हैं, मिथियोनिन और सिस्टीन, ठीक है। तो मिथियोनिन जो है ये किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर का फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका आरएनए होता है उसमें जो एयूजी होता है, ठीक है, वो एयूजी कोड करता है किसके लिए, मिथियोनिन, दैट इज द स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग कोडोन मिथियोनिन को कोड करता है, इसी वजह से किसी भी प्रोटीन का जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो मिथियोनिन होता है, ठीक है, एंड दिस इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। और दूसरा अमीनो एसिड कौन सा होता है सल्फर कंटेनिंग, दैट इज सिस्टीन, ठीक है। अच्छा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है, तो इट टेल्स यू अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना सल्फर, इसके साथ CH3 बॉन्ड है और इसके साथ जो है ना इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मिथियोनिन जो होता है ये नॉन पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, मिथियोनिन जो होता है ये नॉन पोलर होता है, और सिस्टीन जो होता है ये पोलर होता है, ऐसा क्यों, सिस्टीन जो होता है पोलर होता है और मिथियोनिन जो होता है नॉन पोलर होता है। देखो ये जो सल्फर है ना, सल्फर और कार्बन, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, पोलैरिटी डेवलप कैसे होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना HCl, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो वो क्या करता है इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसके वजह से पोलैरिटी डेवलप होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है, पोलैरिटी डेवलप होने के लिए, लेकिन क्योंकि सल्फर और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है ना बहुत ही कम होता है, इट्स लेस देन 0.5, ठीक है, तो इसी वजह से इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होता। जबकि यहाँ पे अगर देखो आप सल्फर और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो जब सल्फर और हाइड्रोजन है उसके वजह से क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है। अच्छा, ये जो पोलैरिटी डेवलप होता है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, मिथियोनिन जो है ना इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट्स फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ एनी प्रोटीन, ठीक है, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए सिस्टीन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये जो है ना ये जो सल्फाहाइड्राइल ग्रुप है, ठीक है, ये आपका डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज बनाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में ना प्रोटीन स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग डाइसल्फाइड ब्रिजेस हाउ इट फॉर्म्स, ठीक है, और वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को कैसे स्टेबलाइज करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन दिस एमिनो एसिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेनली द टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। तो देखो ये जो है ना ये है एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज कॉल्ड द एमाइड ग्रुप, ठीक है, दिस इज द एमाइड ग्रुप, ठीक है। दो एमिनो एसिड्स होते हैं एस्पर्जिन एंड ग्लूटामिन, दे आर द एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड। इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, अभी जैसे मैंने बात किया ना सेरीन एंड थ्रेओनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, दे आर इन्वॉल्वड इन O linked glycosylation, ठीक है, सो दिस एमिनो एसिड एस्पर्जिन एंड ग्लूटामिन दे आर इन्वॉल्वड इन N linked glycosylation, ठीक है, तो these amino acids are involved in N linked glycosylation, N linked glycosylation, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक है,
तो नॉर्मली इसमें हम लोगों ने हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, बट लाइसिन एंड आर्जिनिन दिस टू आर बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, दिस टू आर बेसिक एमिनो एसिड्स, दिस टू आर बेसिक एमिनो एसिड एंड हिस्टिडीन इज इमिडाजोल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, ठीक है, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो ना, दिस ग्रुप, दिस इज इमिडाजोल ग्रुप, ठीक है, दिस ग्रुप इज इमिडाजोल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, इमिडाजोल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। अच्छा ठीक है, तो अब जो है ना इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टिडीन जो है, ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे ना तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये जो नाइट्रोजन है ना इसमें एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हिस्टिडीन है, ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट फिजियोलॉजिकल पीएच ये प्लस और माइनस दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका पीके जो होता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच के बराबर होता है, और उसके वजह से क्या होता है कि ये या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है। और इसका एडवांटेज क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम के एक्टिव साइट्स में हिस्टिडीन नॉर्मली ज्यादा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट में, क्योंकि वहां पे जो रिएक्शन है, ठीक है, इट कैन टेक पार्ट इन ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, दोनों ही काइंड ऑफ रिएक्शन में ये इन्वॉल्व हो सकता है, इस वजह से ये एंजाइम के एक्टिव साइट्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, दीज आर द बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक मतलब, ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है, दिस NH3 प्लस, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसका जो एमिनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो आर ग्रुप होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एक प्लस चार्ज है, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या होता है, बेसिक एमिनो एसिड्स होता है। तो इसका रोल कहाँ पे होता है, ठीक है, अगर देखिए जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा हो ना डीएनए, डीएनए, ठीक है, डीएनए नॉर्मली क्या होता है, नेकेड तो होता नहीं है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, फॉर द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग जब क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है कि ये जो आपका बेसिक एमिनो एसिड्स है, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड्स आर रैप्ड अराउंड द डीएनए टू न्यूट्रलाइज इट्स चार्ज, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो डीएनए होता है ना, ये जो डीएनए है, ठीक है, इसका बैकबोन किससे बना होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का बना होता है, ठीक है, हम लोग न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, इसमें जो है ना ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये जो है ये पूरा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और इसको रैप्ड करना है, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स साइज, ठीक है, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है, 2 मीटर तक हो सकता है, और उसको रिड्यूस करके एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में आपको डालना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड करने के लिए, ठीक है, जो जो प्रोटीन हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, वो कौन से प्रोटीन होते हैं, वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे H1O लिंकर होता है, फिर H2A, H2B, H3, H4, तो ये जो H2A, H2B, H3, H4 है, ठीक है, ये एक ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, ये एक ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड डीएनए रैप अराउंड इट, ठीक है, डीएनए जो है ना इट्स रैप्ड अराउंड इट। ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है बेसिकली उसमें लाइसिन और आर्जिनिन जो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्यों, टू रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए ड्यूरिंग फोल्डिंग, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन इन डीएनए फोल्डिंग, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। एसिडिक एमिनो एसिड हमारे पास नॉर्मली कौन कौन से होते हैं, एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। डोंट गो टू द स्ट्रक्चर, दे आर वेरी सिंपल, लेकिन एक चीज जो है इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, देखो, ठीक है, दिस ग्रुप एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसके वजह से क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसके वजह से ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस एसिडिक ग्रुप्स, ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है, तो जिस तरीके से हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने बोला था कि जो एलिफेटिक नॉन पोलर एमिनो एसिड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो इंटरनल पार्ट ऑफ प्रोटीन में होते हैं,
ठीक है। लेकिन ये जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं ना, दे आर इन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जैसे प्रोटीन जो आपका बनता है, ठीक है, प्रोटीन नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्वस इन्वायरमेंट। जैसे ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन के चारों तरफ में एक्वस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है प्रोटीन का, यहाँ पे कौन से अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे नॉर्मली आपका एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एक्वस इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। और ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके सोडियम के साथ मिल करके, ठीक है, एक सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, दिस टेक्स पार्ट इन स्टेबलाइजिंग द प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टेबलाइजिंग द टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है एस्पेरेटिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दे नॉर्मली टेक पार्ट इन द सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, जब 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्या है आपका, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है उसमें नॉर्मली आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, इस वजह से उन्हें हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं आपके, फिनाइलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिनाइलएलनिन और टायरोसिन में बेसिकली एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सेम, ठीक है। और फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, दे आर द प्रिकर्सर फॉर मेनी हार्मोन्स। देखिए ये जो ट्रिप्टोफैन है ना, ये जो रिंग है, ठीक है, दिस रिंग इज कॉल्ड इंडोल, ठीक है। ये जो ट्रिप्टोफैन है, ये इंडोल कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ में, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, वो कहाँ से बनते हैं, वो बेसिकली आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है, एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। उसी तरीके से आपका टायरोसिन आपने पढ़ा होगा, जैसे T3 T4, ठीक है। व्हाट इज दिस T3 एंड T4, दे आर थायरोक्सिन्स, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। उसका प्रिकर्सर कौन होता है, उसका प्रिकर्सर जो होता है आपका टायरोसिन होता है। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली physiologically they are very important because they take part in the formation of many hormones, ठीक है, like the human hormones T3 T4 and the plant hormones like indole acetic acid and indole butyric acid, ठीक है। So this is all about the structure of amino acids. There are 20 different amino acids. Now हम लोग अब क्या करेंगे ना, एक समराइज करेंगे, ठीक है, एंड आई विल गिव यू सम ट्रिक्स, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो ना कि आप इन सब चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, ठीक है, कैसे करके आप जैसे सिंगल लेटर कोड, ट्रिपल लेटर कोड आप कैसे याद करोगे, उसका एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ ब्रीफ समरी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्रिपल लेटर कोड लिखे हुए हैं एक्चुअली 20 अमीनो एसिड्स के, ठीक है। हम लोग इसके सामने इसका सिंगल लेटर कोड लिखेंगे और इसके कुछ कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे ग्लाइसिन है, ठीक है, इसका सिंगल लेटर कोड G होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन से लेकर के आप देखो, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन और प्रोलिन, ठीक है, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। ये जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, दे आर नॉन पोलर एमिनो एसिड्स, ठीक है। ग्लाइसिन का सिंगल लेटर कोड जो होता है वो G होता है, ठीक है। और इस ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड्स है, दिस इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, ठीक है, एंड इट इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड, ठीक है, ग्लाइसिन। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है नॉर्मली जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है ना, तो प्रोटीन, क्योंकि इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो ये टर्न्स में प्रेजेंट होता है। जब मैं आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न्स होते हैं ना, उसमें मेनली ग्लाइसिन और प्रोलिन प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से, क्योंकि ग्लाइसिन में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, तो इट इज इजी टू रोटेट द हेलिक्स। इस वजह से ग्लाइसिन और प्रोलिन जो है दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एलेनिन है, ठीक है। एलेनिन जो है इट्स हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड, ठीक है। एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, these are hydrophobic amino acid and where they are present, वो नॉर्मली प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट में होते हैं टू अवॉइड द वाटर, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए, वाटर को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इंटीरियर सरफेस ऑफ द प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारे जो आपके वैलिन होते हैं, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, एंड एलेनिन। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रोटीन फोल्डिंग के टाइम पे, ठीक है, दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग ऑल्सो। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होते हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होता है।
ठीक है, जिसके वजह से प्रोटीन फोल्डिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका मिथ्योनिन। ठीक है, जैसे मिथ्योनिन है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मिथ्योनिन जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग, अच्छा इनका जो नाम है ना, ठीक है, ये नॉन पोलर है और इनका सबका जो सिंगल लेटर कोड है, एलेनिन का ए, वेलिन का वी, ल्यूसिन का एल, आइसोल्यूसिन का आई, ओके, और मिथ्योनिन का जो है वो एम होगा। ठीक है, दिस इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ एनी प्रोटीन, क्योंकि जो फर्स्ट अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में बनता है, ठीक है, वो कौन है, वो मिथ्योनिन है। अच्छा प्रोलिन, प्रोलिन के बारे में अभी बताया कि ये जो पायरोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इज द पायरोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, और ये नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जहाँ पे भी टर्न्स होते हैं और जहाँ पे बड़े टर्न्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि प्रोटीन का टर्न है ना, तो ये बहुत छोटा टर्न भी हो सकता है और बहुत बड़ा टर्न भी हो सकता है। तो जहाँ पे बड़ा टर्न होता है वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि आपका प्रोलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिस्टीन, सिस्टीन जो होता है ये भी अगेन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। मिथ्योनिन और सिस्टीन दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, लेकिन ये जो होता है नॉन पोलर होता है, और ये जो सिस्टीन होता है ना, ये आपका पोलर होता है। ठीक है, दिस इज पोलर अमीनो एसिड। पोलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फाहाइड्राइल ग्रुप होता है, एस के साथ एच अटैच होता है, जिसके वजह से वो पोलर होता है। और ये कहाँ रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है आपका डाइसल्फाइड ब्रिज के फॉर्मेशन में। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और वहां पे वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर क्या है, ये सेरिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, सेरिन एंड थ्रियोनिन जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। ठीक है, OH ग्रुप होता है। अच्छा प्रोलिन का जो है सिंगल लेटर कोड पी है। ठीक है, और सिस्टीन का जो है सी है। ठीक है, सिंगल लेटर कोड इज सी। सेरिन का सिंगल लेटर कोड जो है वो एस होता है और थ्रियोनिन का जो सिंगल लेटर कोड होता है टी होता है। आप अभी तक देख सकते हो, ठीक है, कि ये जितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, वही उसका सिंगल लेटर कोड है। ग्लाइसिन का जी से लेके आपका थ्रियोनिन का टी तक, ठीक है, दे आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, तो जो थ्रियोनिन है उसका टी है और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन में, जो मैंने पहले डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद है आपका एस्पेरेटिक एंड ग्लूटामिक एसिड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, देखो, ठीक है, एस्पेरेटिक और ग्लूटामिक एसिड को जब आप देखोगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो ए है। ठीक है, और ए जो है आपने ऑलरेडी यूज कर लिया एलेनिन में। ठीक है, तो नाउ दिस कांट बी ए। तो इसका जो नेम करते हैं ना, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एस्पेराडिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप एस्पेरेटिक एसिड है उसको आप पढ़ो कैसे, एस्पेराडिक एसिड, एस्पेराडिक एसिड। ठीक है, तो ये जो डी है ना, एस्पेराडिक एसिड, तो इसका जो डी है, दिस इज द सिंगल लेटर कोड फॉर एस्पेरेटिक एसिड। ठीक है, अच्छा ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं, तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है ये क्या है, डी है। अच्छा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको ग्लूटामिक एसिड पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ई, ठीक है, और एस्पेरेटिक और ग्लूटामिक एसिड डी एंड ई। ठीक है, टू इजी टू रिमेंबर, एस्पेरेटिक एसिड इज डी एंड ग्लूटामिक एसिड इज ई। ठीक है, दिस इज द सिंगल लेटर कोड। अब ये क्या है, ये दे आर एक्चुअली द एसिड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होता है, एक्सपोज पार्ट जो होता है प्रोटीन का। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है, दे आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर साइड ऑफ प्रोटीन, बट दीज एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड आउटर एक्सपोजर पार्ट ऑफ द प्रोटीन। क्यों, क्योंकि ये जो है, जो सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में है, उनके साथ सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन कर सकता है, जिसके वजह से इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो एस्पेरेटिक एसिड इज डी एंड ग्लूटामिक एसिड इज ई। अच्छा नाउ ये जो एस्पर्जिन और ग्लूटामिन है, ठीक है, अब देखो ये जो है आपने ऑलरेडी यूज कर लिया। ठीक है, ये जो है आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ, तो आप एस्पर्जिन के लिए ये तो यूज कर नहीं सकते, और ग्लूटामिन जो है उसका जी भी ऑलरेडी आप यूज कर चुके हो ग्लाइसिन के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है एस्पर्जिन, ठीक है, एस्पर्जिन एन। ठीक है, तो इसमें जो फोकस है, ठीक है, जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो एन इज मोर फोकस्ड। ठीक है, इस वजह से इसको जो नाम है ना वो हम लोगों ने दिया एन। ठीक है, एस्पर्जिन। और ग्लूटामिन, ग्लूटामिन जो है ना, इसको आप पढ़ो ग्लूटामिन। ठीक है, इसको आप पढ़ो ग्लूटामिन।
इसको आप पढ़ो ग्लूटामिन। तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है दिस इज क्यू, ग्लूटामिन, यू कैन रीड इट लाइक ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिन का क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अच्छा एस्पर्जिन और ग्लूटामिन जो है दे आर बेसिकली द एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इन एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। एस्पर्जिन का एन, उसके एन से एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, इजी टू रिमेंबर, ठीक है, याद कर लो। उसके बाद फिर है आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। आर्जिनिन लाइसिन जो है ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन दे आर बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है डीएनए फोल्डिंग के टाइम पे, ठीक है, टू फॉर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इट मिनिमाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए ड्यूरिंग फोल्डिंग, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आपका हिस्टिडीन। अच्छा इसका जो नाम है ना आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन, तो आर्जिनिन का आर, तो इसका सिंगल लेटर कोड जो है वो आर है, ठीक है। और लाइसिन, ठीक है, आप इसको पढ़ो क्लाइसिन, के, ओके, क्लाइसिन, तो इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो के है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिस्टिडीन, ठीक है। हिस्टिडीन जो है ये आपका क्या है, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग एमिनो एसिड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज मेजरली प्रेजेंट इन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, ठीक है। अच्छा देखो एच कहीं पे यूज हुआ है क्या, एच कहीं पे वो यूज हुआ नहीं, ठीक है। इसी वजह से हिस्टिडीन जो है इसका जो सिंगल लेटर कोड है वो है एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना फिनाइलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब क्या है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है। दिस इज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन, रीड इट लाइक, एक मिनट, तो फिनाइल एलेनिन रीड इट लाइक फी, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर याद करना हो ना, तो एलेनिन का स्ट्रक्चर याद कर लो, उसमें जो है एक बेंजीन रिंग बना दो, दैट्स इट, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। और इसका सिंगल लेटर कोड जो है वो है एफ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, टायरोसिन, ठीक है। अब देखो टायरोसिन का टी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है थ्रियोनिन के लिए, ठीक है, थ्रियोनिन में टी यूज हो चुका है, लेकिन इसका जो सेकेंड लेटर है वाई है, ठीक है। और वाई जो है अभी तक यूज नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या हुआ, टायरोसिन के लिए जो सिंगल लेटर कोड दिया गया वो दिया गया वाई, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन जो है इसको, दिस इज द लास्ट एमिनो एसिड, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया डब्ल्यू, ठीक है, बस इसको याद ही करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एमिनो एसिड्स, इसके फंक्शंस, ठीक है, इसका सिंगल लेटर कोड। अगर आप सिंगल लेटर कोड याद कर लो, ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि जनरली एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ देम इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, एक ट्रिक बताता हूँ, यू कैन इजीली रिमेंबर, ठीक है। इजीली बताता हूँ कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। So let's talk about essential and non-essential amino acid, ठीक है। essential and non-essential, ठीक है, non-essential। अच्छा essential हम लोग किसको बोलते हैं, देखो essential जो है ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। हमारे लिए क्या essential है, दैट इज essential, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्लांट में कोई अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो प्लांट के लिए नॉन इसेंशियल है, लेकिन उसको हम लोग नॉन इसेंशियल कंसीडर नहीं करते, हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, जो हमें चाहिए दैट इज इसेंशियल, जो हमें नहीं चाहिए दैट इज नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो द एमिनो एसिड्स, ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन इसेंशियल हो गया, क्योंकि हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें किसी दूसरे सोर्स का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको लेने के लिए, इस वजह से वो नॉन इसेंशियल है, ठीक है।
और इसेंशियल कौन सा है, जो हमारा बॉडी जो है या तो प्रोड्यूस नहीं करता है और या तो इतने कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है कि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, बाय अदर सोर्सेज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल बोलते हैं। और जो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो कैपेबल है और इनफ अमाउंट में बना सकता है, दैट इज नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो इसेंशियल याद करने के लिए ना एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ आपको। अगर अल्फाबेट्स याद हो, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच, ये तो याद ही होगा ना, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो अल्फाबेट होगा ना वो स्टार्ट होगा एफ से, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन के एल एम, ओके। एम के बाद एन को नहीं लिखना, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। ये जो है ना एफ से लेकर के जी एच आई जे के एल एम, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और अगर आपको सिंगल लेटर कोड याद हो, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, दीज आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। कैसे याद करना है, ठीक है। एफ से स्टार्ट करना है जी, ठीक है। जी इज फॉर ग्लाइसिन बट वी डोंट नीड दिस, ठीक है, बट वी डोंट नीड दिस। एच इज फॉर हिस्टीडीन आइसोल्यूसिन। अच्छा, जे से कोई अमीनो एसिड होता है क्या, जे से कोई अमीनो एसिड नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका के एल एम, ठीक है। अच्छा, आर, आर के बाद एस, एस से सेरीन होता है बट दिस एस इज एक्चुअली एन एस, ये वाला, ठीक है, जबरदस्ती घुसा है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टी। अच्छा, यू से कोई अमीनो एसिड होता है, यू से कोई अमीनो एसिड नहीं होता है। जो आपका यूडीपी यूटीपी या यूरासिल होता है वो नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, बट यू से कोई अमीनो एसिड नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचे आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। कौन कौन सा है, फिनाइलैनिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, वैलिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अगर आपको सिंगल लेटर कोड याद हो तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो आपको जानना भी बहुत जरूरी है। इसमें देखिए 3 अमीनो एसिड है, फिनाइलैनिन, आर्जिनिन और ये ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये जो 3 अमीनो एसिड्स है ना, दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बाय द एम्फिबॉलिक पाथवे, ठीक है। जब मैं आपको क्रेब साइकिल पढ़ाऊंगा और एम्फिबॉलिक पाथवे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो फिनाइलैनिन, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन है ना, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लेकिन ये इतने इनफ अमाउंट में नहीं बनते हैं ह्यूमन बॉडी में, इसी वजह से हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है टू टेक दिस अमीनो एसिड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है ना, इसको हम लोग सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बोल सकते हैं। और दूसरी बात है कि अच्छा, ये जो है ना, दीज आर द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। और बाकी जो है वो सारे आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज अमीनो एसिड्स जो है, ठीक है, हम लोगों ने नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना वो होगा प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, उसका फोल्डिंग, उसके फंक्शंस, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, ठीक है, फॉर योर अटेंशन।